नमस्कार। देश में कोरोना को लेकर एक नई हलचल वो पैदा हो गई है और उसकी वजह ये कि जो इसके टीके का काम है वो ऐसा लग रहा है कि एकदम शुरू होने वाला है। खास तौर पर देश में कुछ टीकों को आपात मंजूरी देने के बाद ये एक माहौल बना है देश में कि अब कोरोना पर हमले के लिए टीका लगना देश में शुरू हो जाएगा। ये जो आपात मंजूरी दी गई, इससे तरह तरह की बातचीत भी निकली और वैसे तो पिछले 9 महीने से लगातार कोरोना के बारे में नई नई जानकारियां, नई नई समस्याएं, उनकी चर्चा होती रही है। पिछले कुछ दिनों से वो ज़रूर कम हो गई थी, लेकिन अब जब टीकाकरण शुरू हो रहा है तो नई नई बातें इस सिलसिले में वो होना शुरू हुई और मुश्किल ये आ रही है कि हमने जो पिछली बातें की वो टुकड़ों टुकड़ों में की। जब भी कोई बात आई बस उसी की बातचीत की, हमने उसको हम भूल गए, फिर हमने नई बात शुरू कर दी। लेकिन क्या एक बार एक मुश्त बातचीत होना ठीक नहीं रहेगा कि शुरू से लेकर आखिर तक हम देख लें कि देश में और दुनिया में हुआ क्या है और इस वक्त क्या स्थिति है, हमारी क्या तैयारी है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, दूसरे देशों के सबक वो हमारे काम किस तरह आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये कि हम ज़रा थोड़ा सा पीछे हैं टीकाकरण के मामले में। बहुत सारे देशों में ये टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। एक आंकड़ा है कि लगभग पिछले 2-3 दिन पहले तक 1 करोड़ टीके अलग अलग देशों में लगाए जा चुके हैं और उन टीके लगाए जाने के दौरान उनको जो दिक्कत आई वो दिक्कत यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं हुई, जबकि बड़े काम की है हमारी वो चर्चा। अगर हम टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं, वो काम की इसलिए है कि हमारे पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, कोई अनुभव नहीं। जिस तरह का वायरस है ये और जिस तरह का हमने इंतज़ाम किया है उसमें हर चीज़ लगभग प्रायोगिक ही है, परीक्षण ही हो रहे हैं। सरकार ने भी कह दिया है कि भाई बहुत दिनों तक अभी हमें परीक्षण जैसा ही मानना पड़ेगा टीकाकरण को। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि जब स्थिति ऐसी है, जब आपात स्थितियां हैं, तो ये परीक्षण मानने में कोई हर्ज नहीं। जाहिर है कि अगर ये परीक्षण के स्तर पर है, हमारा जो वास्तविक अभियान है वो भी लगभग एक परीक्षण होगा। और ख़ास तौर पर परीक्षण इसलिए होगा कि हमें बहुत सारी जानकारियां हैं नहीं। एक हम बात कह सकते हैं सिर्फ कि जितनी भी वैक्सीन दुनिया भर में बन रही हैं वो लगभग आखिरी दौर में हैं, तीसरे दौर में हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर हैं वो सिर्फ सुरक्षा को लेकर होते हैं कि जो भी हम दवा या हम कोई टीका हम दे रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं। तो ये मानकर चलना चाहिए कि जो दावा किया गया है, जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं, उन्होंने सबसे पहले इसकी सुरक्षा को लेकर एक निश्चिंतता वो पैदा की है। अब परीक्षण के बाद बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, खबरें आएंगी, कुछ विघ्न संतोषी जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाएंगी। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मान लेने में, क्योंकि सब चीज़ नई नई है। तो आज के दिन हम एक राउंड अप कोरोना को लेकर, जिसमें कि ख़ास तौर पर ये हो कि भाई कितनी वैक्सीन बन रही हैं, वो किस किस टेक्नोलॉजी से बन रही हैं, उनके दाम क्या हैं, क्योंकि बड़ा मसला है दाम का। अच्छी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना के टीकाकरण अभियान पर खर्च को लेकर चिंतित हैं। उनकी अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली चीज़ है ये। 700 करोड़ अगर हमें टीके लगाना पड़े तो जाहिर है कि तमाम देशों के, ख़ासतौर पर चीन और भारत जो कि सबसे बड़े देश हैं, जिनकी आबादी 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, तो जाहिर है कि हमें अगर 100 करोड़ टीके लगाना पड़े तो 100 करोड़ टीके का खर्चा वो 1 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ रुपए के लपेटे में आएगा। बड़ा मसला है। तो फ़र्क इनका देख सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का देख सकते हैं, दाम का देख सकते हैं। इनको लगाने के जो तरीके हैं, इनको लगाने की जो व्यवस्था है, उस पर नज़र रखना पड़ेगी। इसकी चर्चा आज हम इस पर करेंगे। तो एक वाइड रेंज बातचीत, वो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा ये कार्यक्रम, लेकिन एक मुश्त बातचीत वो बहुत ज़रूरी इस मौके पर है अगर ये टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बातचीत करने की ये ज़रूरत है कि ये टीकाकरण का अभियान
वो बहुत सारे देशों में शुरू हो चुका है। और बहुत सारे देशों में शुरू ये कि 1 करोड़ वैक्सीन तो वो लग चुकी हैं 2 दिन पहले तक। तो उनके अनुभव की चर्चा की जाए, और उनके अनुभव की चर्चा करने के पहले हमें ये बात करना पड़ेगी कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन सबसे पहले इस्तेमाल की। तो आमतौर पर पूरी दुनिया में जो चर्चा में इस वक्त वैक्सीन हैं वो एक फाइजर है, एक मॉडर्ना है, इधर पर जो हमारे यहाँ कोविशील्ड बन रही है जिसको कि मंजूरी अभी मिली है, अलबत्ता अभी उसका इस्तेमाल नहीं शुरू हुआ। वो जहाँ तक है बहुत संभव है कि वो अपने देश से ही ज़्यादा संभावना है कि शुरू हो। तो इस तरह की वैक्सीन के अंतर को देखें, अगर हम प्रौद्योगिकी के लिहाज से अंतर देखें तो बड़ा सरल सा सीधा सा एक संदेश है, एक जानकारी है कि जो ये वायरस है, इस वायरस का जो जीनोम है, ये पूरा जो वायरस है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड एक क्रम से लगे रहते हैं, तो एक ख़ास हिस्से को हमने पकड़ा है, वैज्ञानिकों ने पकड़ा है, और उस ख़ास हिस्से को ये माना है कि वो सिग्नेचर है उस वायरस का, कि अगर हम सिर्फ उतने से हिस्से को बनाकर और शरीर में डाल दें तो शरीर को ये पता चलेगा कि भाई ये वाला वायरस आ रहा है और हम कर, और छोटा सा हिस्सा है वो, जाहिर है कि वो नुकसान नहीं करेगा। तो वो mRNA टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। तो वह mRNA के आधार पर बनने वाली वैक्सीन हैं फाइजर और मॉडर्ना की। इधर जो हम जिस पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, हम जिसकी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, कोविशील्ड, जो कोविशील्ड है ये ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका इनकी है। इनको वो कंपनियां बनवा भारत की सीरम इंस्टीट्यूट से रही हैं। यहां पर यह भी गौर कर लेना चाहिए कि जो हमने इंतजाम कर रखे हैं बहुत पहले से, तो वो इंतजाम 160 करोड़ वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर हमने बहुत पहले दे दिए थे। तो उसमें से 50 करोड़ वो हम अपने देश की जो ये कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के लिए बना रही है, वो हम 50 करोड़ खरीदेंगे। उसमें से 100 करोड़ हम नोवावैक्स खरीदने वाले हैं, जिसका अभी बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है इसकी कि वो किस स्थिति में है, लेकिन वो 100 करोड़ कहते हैं कि वो परीक्षण की स्थिति में है अभी। 10 करोड़ हम स्पुतनिक खरीदेंगे रूस से। बहरहाल ये तो वैसी चीज़ है, पर इधर पर हमारी ये वैक्सीन जो बन रही है शुद्ध रूप से जो भारत में बन रही है, भारत बायोटेक की, उसको भी मंजूरी आपात स्थिति में दे दी गई है। अभी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है कि वो किस स्थिति में है, अलबत्ता वो तीसरे चरण में है और बहुत जल्द वो सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो वैक्सीन है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उनमें जो टेक्नोलॉजी की बात थी कि इनके अलावा mRNA के अलावा एक और जो हमारे पास प्रौद्योगिकी है वो ये कि जो चिंपांजी है, चिंपांजी में जो संक्रमण फैलता है जिससे एडिनो वायरस, उसको मॉडिफाई करके बनाई गई है। तो कोविशील्ड ये उस मॉडिफाइड वायरस, एडिनो वायरस, उससे बनी वैक्सीन आ रही है। तो बहुत ज़्यादा इस पर कोई उसकी बात नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी से बने, और अब तक किसी टेक्नोलॉजी को लेकर विज्ञान जगत में ये दावा नहीं किया जा सकता कि ये अच्छी है, ये खराब है या ये कमज़ोर है। मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा कारगर है, उसके पहले ही देखा जाता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। सुरक्षा को लेकर तो लगभग सभी कंपनियां, उनका बड़ा साख उनकी दांव पर लगी रहती है, उनका बहुत कुछ दांव पर लगा रहता है। एक बार उनकी बदनामी अगर हो जाए तो बहुत मुश्किल में फंस जाती हैं कंपनियां। तो सबसे पहले तो वो यही देखती हैं कि सुरक्षित है या नहीं। जाहिर है कि दूसरे चरण तक वो ये काम कर लेती हैं। लगभग सारी वैक्सीन सुरक्षा के लिहाज से उनका दावा किया जा चुका है कि सुरक्षित है। उनकी एफिकेसी या उनकी कारगर होने की क्षमता, उसको लेकर ज़रूर चर्चा है। तो यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है कि फाइजर और मॉडर्ना ये दावा कर रही है कि 95% ये इसकी एफिकेसी है। इसके मतलब एफिकेसी को आज यहाँ पर इसकी चर्चा थोड़ी सी करना इसलिए ज़रूरी होगा कि कोई एक वैक्सीन की बात नहीं है कि वो इतनी ही असरदार है, बल्कि जितने लोगों को लगाई जाती है उसमें से उन पर उतने ज़्यादा लोगों का असर, उतने ज़्यादा लोगों पर असर उसका होता है। तो वो 95% कह रहे हैं कि 95% लोगों पर इसका असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है, वो ठीक हो जाते हैं।
इधर हमारी कोविशील्ड, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 70% इसकी एफिकेसी है कि अगर हम 100 लोगों को लगाएंगे तो 70 लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा। अब ये 70 और 95 का जो फर्क है ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि विज्ञान जगत में, खासतौर पर माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, ये बात कही जाती है कि अगर 60% से ज्यादा एफिकेसी है किसी वैक्सीन की, तो हम ये मानकर चलते हैं कि किसी देश के स्तर पर वो काम की है। तो अगर 60% मिनिमम है और 70% अगर कोविशील्ड हमारे भारत के लिए नाम है ये, अगर मोटे तौर पर इसको कहा जाना चाहिए ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका, उसकी जो वैक्सीन है वो 70% कही जा रही है। ठीक बात है, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता वो 70 है या 95% है। दाम की बात ज़रूर है, क्योंकि हम पहले इसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि दाम का मसला बड़ा है। तो ये एक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है अगर हम राउंड अप ले रहे हैं इस टीकाकरण के पहले, कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो सबसे महंगी है, वो $33 की है, $20 की फाइजर की है, और जो कोविशील्ड है ये सिर्फ $4 की है। $4 इसको अगर रुपयों में देखें तो 300 रुपये की बैठती है। भारत सरकार ने जो अभी बातचीत की उनसे और जो उनको ऑर्डर दिए और जो उनसे समझौते हुए, तो उसमें एक डोज वो 200 रुपये की हमें देंगे, लेकिन आमतौर पर 2 डोज लगाने की बात आ रही है। तो मोटे तौर पर देखें हम तो 2 डोज के लिए 400 रुपये भारत सरकार वो खर्च करेगी एक व्यक्ति पर। ये जो मसला है दाम का, यह बड़ा मसला है। जैसा हम पहले कह चुके, $33, $20, $4 हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो $4। तो ये जो पैसे का मसला है उस लिहाज से भी सोचा गया होगा, उस लिहाज से भी देखा गया होगा कि भाई ये हमारे लिए कौन सी ठीक होगी। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा देखें कि क्या फर्क हैं। इन वैक्सीन को बरतने के लिए जो व्यवस्था चाहिए उस व्यवस्था में भी भारी फर्क है। बहुत से देश फाइजर की वैक्सीन को बरतने के लिए असमर्थ पा रहे हैं। वजह कि वो वैक्सीन 70 डिग्री -0 से नीचे बर्फीली ठंडक उसमें ही रह पाती है लंबे वक्त तक। तो 70 डिग्री कोल्ड चेन कहते हैं इसको। तो कोल्ड चेन की व्यवस्था भारत के पास पहले से बनी हुई है नहीं। जाहिर है कि ये हमने देखा कि भाई ये तो मुश्किल काम है हमारे लिए, इसको बरतना महंगी तो है ही। खैर वो जो फाइजर है एक नई सी बात है जो कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल उस तरह से भी हुई हैं, वो सार्वजनिक भी हुई हैं, चर्चा नहीं हुई उनकी, कि जब फाइजर ने देखा कि भाई और बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई और वो कई देश जो हैं सस्तेपन की वजह से उनको ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसने एक बात भारत को सामने रखकर कही कि भाई हम इसकी कीमत को देख सकते हैं, इसकी कीमत को कम करने के बारे में सोच सकते हैं। और रही बात बहुत खर्चीली उस ठंडक की व्यवस्था की, तो उसने एक बात कही कि हम वैसे बक्से बनाकर दे देंगे, जो बक्से अस्पताल तक हम अपने खर्चे पर पहुंचा देंगे, और आपको उन बक्सों से बाहर जब निकालेंगे तो 5 दिन तक सामान्य तापक्रम पर, सामान्य तो ना कहें उसको, 2 से 8 डिग्री प्लस आमतौर पर जो फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर रहता है उसमें आप रख सकते हैं इसे। 5 दिन काफ़ी होते हैं। अगर वो ये बात उसने कही है कि वो ये खर्चा उठा लेगी अस्पतालों तक पहुंचाने का, तो जाहिर है कि उसने एक पेशकश कर दी है। तो हमें मानकर चलना चाहिए कि अगर कोविशील्ड हमने इस्तेमाल की और कहीं कोई अफे दफे आई या कोई और परेशानियां आई और हमें फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल करना पड़ी, तो संभावनाएं फाइजर की वैक्सीन को इस्तेमाल करने की ख़त्म नहीं हुई हैं। ये एक जानकारी है। आमतौर पर जब कभी ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो उस वक्त के लिए दर्ज रहना चाहिए। उस वक्त अगर चर्चा एकदम उठ जाए तो हमें बताने में आसानी पड़ेगी कि नहीं, वो एक पैसे की बात भी कर चुका है और वो खर्चा उठाने की बात भी कर चुका है कि अस्पतालों तक उस टेम्परेचर में पहुंचा देगा। बहरहाल अभी कुछ इस तरह की चीज़ें एकदम सामने नहीं हैं। अब ये जो कोविशील्ड है, इसको 50 करोड़ का हमने कर रखा है करार ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका से। 50 करोड़ हम लेंगे, चाहिए बहुत है हमें,
160 करोड़ डोज का तो हमने ऑर्डर ही कर रखा है। पता नहीं हमें आगे कि जितनी भी वैक्सीन्स का हमने अलग अलग किस्म की ऑर्डर कर रखे हैं वो किस स्थिति में आगे होंगी, उनकी सप्लाई कैसे होगी, उनकी अपनी क्या और शर्तें होंगी, ये हमें बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी कुछ किसी को भी नहीं हो सकती। तो ये एक मुद्दा कि कोविशील्ड का इस्तेमाल, अलबत्ता एक सूचना ज़रूर है कि कोविशील्ड को बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख ने एक बात कह दी है कि 5 करोड़ डोज हमने बनाकर तैयार रख ली हैं। और उन्होंने ये बात भी कह दी है कि हम जुलाई तक 30 करोड़ डोज वो बनाने की क्षमता रखते हैं। जुलाई यानी ये अभी जनवरी चल रहा है, 7वां महीना ही, 6 महीने बाद। तो इसका मतलब है कि बहुत लंबा चलेगा मामला। अलबत्ता ये भी गौर कर लेना चाहिए कि ये 30 करोड़ डोज की जो बात कोविशील्ड कर रही है, इस 30 करोड़ को क्या हम 6 महीने में लगा पाएंगे, ये भी नहीं पता। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में कहीं कोई पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हमारी क्या स्थिति बनेगी। और इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि ये सीरम इंस्टीट्यूट, हमारी जो भारत की विनिर्माता कंपनी है, ये नोवावैक्स भी बना रही है। जो विदेशी वैक्सीन है उसको बनाने का काम इसी कंपनी ने ले रखा है। 100 करोड़ डोज नोवावैक्स के भी हम खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं। और बड़ी एक अच्छी सी जानकारी है कि सीरम इंस्टीट्यूट कुल 200 करोड़ नोवावैक्स की डोज बनाएगी। जाहिर है कि 100 हमारे यहाँ खप जाएंगी, 100 वो बेच लेगी दूसरे देशों को, जो भी कंपनी है जिनके लिए वो बना रही है। तो ये जो सीन बनता है, इस सीन से एक बात तो ये निकल कर आती है कि कम से कम टीकों की संख्या को लेकर, टीकों की क्वांटिटी को लेकर, टीकों की मात्रा को लेकर अभी कोई चिंता की बात है नहीं दावों के मुताबिक। अब जो नई बात आती है, अब जो एक नई चुनौती सामने दिख रही है, वो चुनौती दिख रही है कि उदाहरण उसका है अमेरिका। अमेरिका में ये टीकाकरण शुरू हुआ, उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि हम इतने दिनों में 2 करोड़ टीके लगा लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति वहां बन गई कि उतने दिनों में सिर्फ 28 लाख टीके लग पाए। और 28 लाख टीके लगने की वजह ये रही कि वहां पर नागरिकों का एक तबका वो टीका लगवाने से परहेज करने लगा। उसको नाम दिया है वहां पर एंटी वैक्स, अच्छा खासा तबका है। और वो एक परेशानी खड़ी हो गई कि क्या किया जाए। चल रहा है उनका काम धाम कि भाई ये काम पूरा 33 करोड़ आबादी का देश है वो। तो जो 28 लाख सिर्फ लग पाए, उसके साथ एक और चीज़ जो पता चली, बड़ी परेशानी पता चली, जो हमारे काम आ सकती है। ये बात कोई फिजूल की मतलब यूं ही करने की नहीं है। वो ये कि एंटी वैक्स तबका सक्रिय था, लोग कम जा रहे थे टीका लगवाने के लिए। इसके बाद भी टीकाकरण स्थल पर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखी। और इतनी लंबी लाइनें लगी दिखी कि बुजुर्गों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा। बड़ी फजीयत हो रही है वहां सरकार की कि भाई ये कैसा हमने पहले से इंतजाम किया। अलबत्ता वो निपट रहे हैं, वो निपट लेंगे। लेकिन आ जाती हैं ये समस्याएं, आ जाती हैं और इन समस्याओं का पता नहीं है। आपदा प्रबंधन के मामले में पहले से बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, ऑन द स्पॉट जो भी हमें काम करना पड़ते हैं जब तक। लेकिन यहाँ पर एक सुविधा हमारे पास है। वो सुविधा ये है कि बाकी और देशों के मुकाबले हमारे यहाँ टीकाकरण देर से शुरू हो रहा है। और देर से अगर शुरू हो रहा है तो दूसरे देशों में जो काम शुरू हो गया है उनके अनुभव हमारे बड़े काम के हैं। स्वास्थ्य प्रशासकों को, हमारी सरकार को, हमारे मीडिया को लगातार दूसरे देशों में टीकाकरण की खबरों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इसको महत्व देने की ज़रूरत है। कोई उनकी निंदा या उनकी आलोचना ये वो काम की नहीं है। अपने काम के उनके अनुभव हैं जो कि बिल्कुल नए नए हैं, नई नई बात है, हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो जाहिर है कि दूसरों के अनुभव यहीं काम आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि हमें रोज़ इस पर ज़रूर नज़र रखना चाहिए। आप सब भी अगर इसमें रुचि ले रहे हैं, इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो ये ज़रूर देखिए कि विदेशी जो मीडिया है वो अपने अपने देशों में वो क्या खबरें दे रहा है कोरोना के बारे में।
और उन खबरों से हमें हमारी सरकार को हम क्या सलाह दे सकते हैं, अपनी सरकार से हम क्या दबाव डाल सकते हैं कि भाई आप भी ऐसा कीजिए। जब यहाँ फ़र्क की बात आ रही है वैक्सीन की, तो एक फ़र्क पर और गौर किया जाना चाहिए। आमतौर पर जितनी भी वैक्सीन हैं उनकी 2 डोज देने की बात है। वैज्ञानिकों ने जो निकाला तरीका कि भाई एक बार में ना दी जाए, उसको 2 डोज में दी जाए। तो 2 डोज के बीच का फ़र्क, कहीं 3 हफ्ते की बात की जा रही है, कहीं 4 हफ्ते की बातचीत की जा रही है कि वो देंगे। और अभी हाल में ये पता चला कि हम वो 10-12 हफ्ते का भी अंतर उसमें दे सकते हैं। उसकी वजह ये बताई गई कि ऐसा ना हो कि उतनी क्वांटिटी में हमें वैक्सीन्स मिल ना पाएं। तो जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कम से कम 1 डोज तो पहले दे ही दें, क्योंकि 1 डोज देने के बाद तय है कि काफ़ी कुछ असर वो पैदा हो जाता है। कंप्लीट असर, पूरा असर पैदा करने के लिए वो उसके लिए 2 डोज तय की गई। तो ये एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता ये एक ऐसी वैक्सीन भी आ रही है जो कि सिर्फ 1 डोज में, इसको एक शॉट कहते हैं, तो 1 शॉट में लगेगी वो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। अलबत्ता उसका भी कुछ पता नहीं, वो भी परीक्षण के स्तर पर हैं। इसको भी बहुत महत्व की बात नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा भी एक चीज़ है कि एक साथ डोज दिया जाना वो कितना सुरक्षित है और उसको टुकड़ों टुकड़ों में दिया जाना वो कितना सुरक्षित होगा, वो वैज्ञानिकों ने देख लिया होगा। हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि इतने लंबा तो ना कहें, उसको साल भर के अंदर ही हमें काम करना पड़ा है, 10-12 साल का, 12-15 साल का, बल्कि ये हम पहले एपिसोड में कह चुके हैं कि पूरा काम एक वैक्सीन बनाने का ये 12-15 साल का काम है। हम ये भी बता चुके हैं कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 1 साल खर्च हुए हो इस वैक्सीन को बनाने में पूरी दुनिया में, क्योंकि सार्स जिसका बदला हुआ रूप है हमारा आज का कोरोना, उस सार्स के दौरान वैज्ञानिकों ने वायरस बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा काम चालू कर दिया था, काफ़ी दूर तक वो चला, लेकिन वो वायरस खुद ब खुद कमज़ोर पड़कर गायब हो गया। जाहिर है कि वो काम रुक गया। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इसकी चर्चा की थी। ऐसा मोटा तौर पर अंदाज़ा लगाते हैं कि 5 साल का वो काम कम से कम हमारे पास रखा हुआ था। एक सूचना आपके लिए भी हो सकती है कि इतनी जल्दी जो हमने काम कर लिया, उसकी वजह ये कि बहुत कुछ शोध, बहुत कुछ रिसर्च वो हुई रखी थी, और उसके बाद ये आसान था हमें एकदम सीधा सीधा टीका बनाने का काम शुरू कर देना। तो एक फ़र्क के तौर पर हम जब देख रहे हैं, तो एक फ़र्क ये जो लगाने का फ़र्क है, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात, बहुत ज़्यादा विमर्श की बात नहीं हो सकती। वैज्ञानिकों ने इसको बड़े गौर से देखा होगा। इस पर गैर वैज्ञानिक या मीडिया के तौर पर इसकी चर्चा ठीक नहीं होगी। पूरी दुनिया में टीकाकरण शुरू हो गया, हमारे यहाँ भी शुरू हो रहा है, और इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, पूरी दुनिया के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। एक और चुनौती जो नई नई बिल्कुल आई है, जिसको अभी बहुत ज़्यादा हम एड्रेस नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा उसको हम देख समझ नहीं पाए, वो है नया स्ट्रेन जो कि दिखा ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से वह स्ट्रेन कुछ यात्रियों के माध्यम से वो देश में आ चुका है। 30-40 केस उसके चिन्हित भी हो चुके हैं, पहचाने भी जा चुके हैं। ये स्ट्रेन का मसला भी टीकाकरण के पहले नज़र में रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा सा खर्चा, बड़ा सा समय, बड़ा सा हम उपक्रम कर रहे हैं। नए स्ट्रेन के बारे में ये जानकारी है आज तक की। साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रेन नया आया था, और उसमें यह तय हो गया कि वो नहीं कारगर है जो वैक्सीन वहाँ लगाना शुरू की गई। इसको और अलबत्ता अपने यहाँ वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम जो वायरस हमने बनाया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये वायरस के नए रूपों पर भी कारगर होगा। अलबत्ता वो उम्मीद ही है, सदिच्छा ही है, और हमें भी यकीन करना चाहिए कि वैज्ञानिकों की यह सदिच्छा वो पूरी हो, वो उनकी उम्मीद पर वो खरे उतरे। लेकिन है, ये नुक्ता है इम्पॉर्टेंट। अब ये टीकाकरण जब भी शुरू हो, लेकिन ये जब तय हो गया कि अब ये शुरू हो ही रहा है, तो एक नुक्ते पर और चर्चा की जा सकती है, उसको अपनी नज़र में रखना ज़रूरी होगा कि हम अपने टीकाकरण के लिए ये तय कर चुके हैं कि इसको हम कई चरणों में करेंगे, और प्राथमिकता हमने तय कर ली कि सबसे पहले हम मेडिकल स्टाफ को देंगे। 1 करोड़ लोग उसमें शामिल होंगे, उनको सबसे पहले लगाएंगे।
2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो कि लगे हैं इस काम में, उसमें पुलिस और जो भी सुरक्षाकर्मी हैं और जो दूसरा स्टाफ है उनको लगाएंगे। बाकी 27 करोड़ हम बुज़ुर्गों के लिए हमने तय किया है कि उन बुज़ुर्गों को हम सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। ये शुरू में ही तय हो गया था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चुनौती वायरस की, कोरोना वायरस की है, तो वो बुज़ुर्गों की या बीमार लोगों पर है। तो जाहिर है कि 30 करोड़ जो हम पहले चरण में इस वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर रहे हैं, तो इस दौरान एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव वो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, अस्पतालों में मरीज़ जा रहे हैं, जो नहीं भी बीमार है वो चिंतित है, वो जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहता है। तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जाहिर है कि इस पर सरकार ने अपनी तरफ से एक इशारा किया है कि भाई निजी तौर पर भी एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसीलिए शायद वो बातचीत भी आई, वो एक चर्चा भी आई कि भाई 200 रुपये में सरकार को मिल रही है कोविशील्ड, 500 रुपये में निजी तौर पर मिल सकती है। तो ये नुक्ता भी एक अभी से नज़र में रहना चाहिए, और नज़र में इसलिए रहना चाहिए कि ऐन मौके पर जब कोई अफरा तफरी मचती है तो उस वक्त सूझता नहीं है। अब जब अपने देश में ये टीकाकरण शुरू हो रहा है, ये तय हो गया, तो एक बात पर और आगे के लिए हमें सोच के रखना चाहिए, वो ये कि इसका असर कब हमें दिखाई देगा, कि हमने जो टीकाकरण किया उसका नतीजा वो हमें कब दिखाई देगा। शुरुआती तौर पर जिनको हम टीके लगाएंगे उनमें अगर कहीं कोई इसके कारगर रहने की बात पता चली तो उस पर चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से डिक्लेयर कर लिया गया है कि एफिकेसी इसकी कोविशील्ड की वो 70% है। लिहाजा बहुत ज़्यादा उस वक्त ये हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है कि टीका लगा था और वो फेल हो गया। ये 100% एफिकेसी की बात नहीं कही गई है। मॉडर्ना फाइजर ने ज़रूर कर ली 95%, उनके पास भी विंडो है 5% की। लिहाजा बहुत ज़्यादा चिंता की बात होना नहीं चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर जो हमारा व्यवहार बदलेगा कि 3-4 हफ्ते बाद जो बहुत ही स्वच्छंदता के साथ, बहुत ही स्वतंत्रता के साथ जो शुरू होगा व्यवहार टीका लगवाए लोगों का, उस पर नज़र रखने की ज़रूर पड़ेगी। और इसीलिए स्वास्थ्य प्रशासकों ने यह बात कह दी है कि टीका लगने के बाद भी एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होगा और बहुत दिनों तक होगा। अभी तो एक मसला ये भी आएगा कि हमें ये नहीं पता कि ये टीका कितने दिनों तक प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखेगा। इसके बारे में कहीं कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। 6 महीने साल भर की बात आती है कि वो तो निकल के आ सकता है, लेकिन इतना कम वक्त हुआ है अभी इसके परीक्षण को, सारे डेटा हमारे पास नहीं है, यानी वैज्ञानिकों के पास सारे डेटा नहीं है। वक्त चाहिए। 12 से 15 साल यूं ही नहीं लगते किसी वैक्सीन को बनाने में, ये सारी चीज़ें देखना पड़ती। 12-15 साल का जो वक्त लगता है वो इसीलिए लगता है। अब इमरजेंसी में हम ये काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि आगे के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हमें इसका पुख्ता तौर पर जानकारी वो 6 महीने साल भर के पहले मिलेगी नहीं। इसलिए आज अगर टीकाकरण शुरू हो रहा है तो मान कर चलना चाहिए कि हम 6 महीने बाद चर्चा कर रहे होंगे कि टीकाकरण का असर हुआ क्या। तब तक हम लगातार बातचीत करते ही रहेंगे, नई नई चुनौतियां आएंगी, नई नई समस्याएं आएंगी, उनकी चर्चा भी करते रहेंगे। वैज्ञानिक हमें बताते रहेंगे, स्वास्थ्य प्रशासक हमें बताते रहेंगे। लेकिन जितनी चिंता या चिंताशीलता हम इस वक्त बरत रहे हैं तो इसको हमें बनाए रखना चाहिए। इसको छोड़ ना दें हम कि भाई कुछ भी हुआ चला जा रहा है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है और बाद में पता चल रहा है कि नहीं भाई हमारी लापरवाही या हमसे ये कोताही हो गई। अगले एपिसोड्स में हम इसकी चर्चा फिर करेंगे और समय समय पर कोई भी जानकारी जो नई सी आती है, जिस तरह की जानकारी हमने पहले दी थी कि आज से 13 साल पहले क्या हुआ, वो एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोग, हमारी रिसर्च टीम निकाल कर लाई थी। इस तरह की और भी जानकारी जो भी तकनीकी हो, वैज्ञानिक हो या प्रबंधन की हो, वो आपको समय समय पर न्यूज़ फ्रंट देता रहेगा। धन्यवाद।